हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजयता लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। MEMA सब्जेक्ट कोड 208 में आज हम चैप्टर नंबर 7 गैस पावर साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गैस, अगर वर्किंग फ्लूइड गैस है तो जो थर्मोडायनेमिक साइकिल कहलाती है वह गैस पावर साइकिल कहलाती है। यदि यह चक्र शक्ति उत्पादन के लिए व्यवहारिक उपयोग में काम में लाए जाते हैं तो गैस पावर साइकिल्स इनको कहते हैं। हम सभी प्रकार के ऊष्मागतिकीय चक्रों की तुलना जो गैस पावर साइकिल्स होते हैं उनकी तुलना हम कार्नोट चक्र से करते हैं, क्योंकि किसी भी चक्र की दक्षता इसकी दक्षता से अधिक नहीं हो सकती है। तो ऊष्मागतिकीय प्रथम नियम को पूर्णतः उपयोग में लाया जा सकता है कार्नोट साइकिल में, जिसके अनुसार जो हीट ट्रांसफ़र है उस किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में वह वर्क ट्रांसफ़र के बराबर होता है। तो पूर्णतः साइक्लिक प्रोसेस में हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें कार्य की प्राप्ति PV आरेख के क्षेत्रफल तथा ऊष्मांतरण TS आरेख की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। चक्र की दक्षता थर्मल एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए हम जितना चक्र से कार्य प्राप्त हुआ है अपॉन कितनी प्रदत्त ऊष्मा है उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। और किया गया कार्य प्रदत्त ऊष्मा में से अगर हम परित्यक्त ऊष्मा को घटा दें तो हमें चक्र के द्वारा किया गया कार्य हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कार्नोट चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी दक्षता जो है वो थर्मल एफिशिएंसी तापमान के रूप में अगर हम देखें तो T1 - T2 अपॉन T1 होती है। इसे हम स्थिर तापमान चक्र भी कहते हैं। इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, समतापी प्रक्रम होते हैं, और दो एडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमने माने हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो कि चित्र में दिख रहे हैं 4 से 1 और 2 से 3, इनमें ऊष्मांतरण नहीं होता है, हीट ट्रांसफ़र 0 होता है। तो तापीय दक्षता हम अगर निकालें, किया गया कार्य हम निकाल सकते हैं Q1 डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2 अपन डेल्टा Q1, जहाँ पर डेल्टा Q1 है कितनी हीट सिस्टम में दी गई, जितनी ट्रांसफ़र हुई है, और डेल्टा Q2 है हीट जितनी रिजेक्ट हुई है। तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, और थर्मल एफिशिएंसी हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर हम तापमान की बात करें तो हम हीट ट्रांसफ़र को TdS से हम यहाँ पे फॉर्मूला इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि S3 बराबर S2 है, S4 बराबर S1 है, तो थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है T1 - T2 अपॉन T1 से हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पाया गया कि दक्षता की गणना काफ़ी सरल है। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क, तो यहाँ पर हमने ये दक्षता जो है कार्नोट साइकिल की इस प्रकार से निकालते हैं। तो ये एक आदर्श साइकिल होती है जिसकी दक्षता सबसे अधिकतम होती है, और इस साइकिल का उपयोग हम सिर्फ जो जितनी प्रैक्टिकल साइकिल्स हैं थर्मोडायनेमिक गैस पावर साइकिल्स उनके कंपैरिजन के लिए करते हैं। यहाँ पर जिन भी हम चक्रों का विश्लेषण करेंगे वे शक्ति उत्पादन क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार से काम में आते हैं। विभिन्न प्रकार के उपकरणों जैसे कि पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस टरबाइन आदि सभी में कोई कार्यकारी तरल अवश्य होता है। यह तरल साधारणतः ईंधन को वायु के साथ मिश्रित कर जलाने से बनता है, जो कि विभिन्न प्रक्रमों से गुजरता हुआ कार्य करने के पश्चात इंजन से बाहर निकाला जाता है। दहन से पूर्व मिश्रण में वायु की मात्रा ईंधन की तुलना में अत्यधिक होती है, प्रायः यह 12.5 से लेकर 40 गुनी तक होती है। अतः मिश्रण के गुणधर्म वायु के गुणधर्म से काफ़ी मिलते हुए होते हैं। तो दहन के पश्चात जो भी गैसों का मिश्रण बनता है उसके गुणधर्म भी वायु के गुणधर्म से ज़्यादा परिवर्तित नहीं होते हैं। अतः विश्लेषण की दृष्टि से यदि कार्यकारी माध्यम को वायु ही मान लिया जाए तो इस प्रकार का तंत्र जिस चक्र से गुजरता है उसे हम वायु मानक चक्र एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहते हैं।
इस प्रकार के चक्र की दक्षता को वायु मानक दक्षता कहते हैं। इस चक्र की तापीय दक्षता भी यह वायु मानक दक्षता कहलाती है। तो इस वायु मानक चक्र के लिए कुछ परिकल्पनाएं की जाती हैं, जो कि इस प्रकार से है। तंत्र में तरल वायु की एक निश्चित मात्रा होती है, प्रवेश या निकास नहीं होता है। दहन की प्रक्रिया के स्थान पर ऊष्मा निवेश एवं ऊष्मा कोश द्वारा वायु को किया जाता है। इसी प्रकार से ऊष्मा का परित्याग ऊष्मा अभिगम को किया जाता है। संपीड़न व प्रसरण प्रक्रम रुद्धोष्म तथा पूर्णतया प्रतिक्रम्य होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। वायु की विशिष्ट ऊष्माएं Cp और Cv चक्र के कार्यकारी तापमानों के मध्य स्थिर रहती है। पिस्टन और सिलेंडर के बीच में किसी प्रकार का कोई घर्षण नहीं होता है। तो इन परिकल्पनाओं के साथ जो तापीय दक्षता ज्ञात की जाती है उसे वायु मानक दक्षता कहते हैं। इसके विशेष लाभ इससे ये विशेष लाभ मिलता है कि किसी भी वास्तविक चक्र के लिए विभिन्न वेरिएबल्स चर राशियों का सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है। तो जो पहली हम साइकिल देखते हैं वो है ऑटो चक्र। इस चक्र के जन्मदाता एक फ्रेंच विज्ञानी ब्यू डी रोचार्स है, परंतु इसका व्यवहारिक उपयोग जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर A.N. ऑटो ने सन 1856 में एक आईसी इंजन अंतर्दहन इंजन के लिए किया था। स्पार्क इग्निशन इंजनों में इस चक्र का उपयोग किया जाता है। इस चक्र का जो PV और TS डायग्राम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। यह चक्र है 1, 2, 3, 4। इसमें 4 निम्न प्रकार के प्रक्रम होते हैं। पहला प्रक्रम 1 से 2, यह रिवर्सिबल घर्षण रहित रुद्धोष्म या फिर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। 2 से 3 जो प्रक्रम है वह स्थिर आयतन प्रक्रम है। इसमें ऊष्मा कोश के द्वारा ऊष्मा प्रदान की जाती है। आयतन स्थिर रहने के कारण दाब व तापमान में वृद्धि होती है। प्रक्रम 3 से 4 प्रक्रम यह भी रिवर्सिबल फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। प्रसरण का नियम PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है। प्रोसेस 4 से 1, 4 से 1 यह स्थिर आयतन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऊष्मा रिजेक्ट होती है, हीट रिजेक्ट होती है, अतः दाब व तापमान में कमी आती है। अब जैसा कि इन प्रक्रमों में दिया गया उष्णांत जो 1 से 2 और 3 से 4 यह एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। ऊष्मा का आदान प्रदान केवल स्थिर आयतन प्रक्रमों में ही होता है। तो जितनी हीट सप्लाई करी है वो डेल्टा Q1 से हम डिनोट करेंगे mCv T3 - T2। यहाँ पे CV क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। इसी तरह से हीट रिजेक्ट Q2 बराबर mCv T4 - T1 हम लिख सकते हैं। अतः चक्र में प्राप्त कुछ कार्य इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, हीट ट्रांसफ़र माइनस हीट रिजेक्टेड। तो अगर हम इस टेम्परेचर के फॉर्म में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो तापीय दक्षता क्या होगी? थर्मल एफिशिएंसी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो वर्क डन हम इस हीट के फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2 अपॉन डेल्टा Q1। तो तापमान के रूप में M और CV हमने कांस्टेंट लिखे, कैंसिल आउट कर दिया, बचेगा हमारा टेम्परेचर के फॉर्म में ये वैल्यू। अब हमें इन जो थर्मल एफिशिएंसी है इसका फॉर्मूला हमें एडियाबैटिक कंप्रेशन और एडियाबैटिक इंडेक्स और कंप्रेशन रेशियो के फॉर्म में हमें निकालना है। तो हम एक एक करके सभी प्रोसेस के लिए तापमान का रिलेशन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट 1 से 2 हम एडियाबैटिक प्रोसेस अगर देखें तो इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन यह होता है, जहाँ पर गामा है एडियाबैटिक इंडेक्स। अब यहाँ पे एक कंप्रेशन रेशियो हमने एक टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करी है। कंप्रेशन रेशियो होता है इंजन के टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम V1 अपॉन V2 से हम स्मॉल r संपीड़न अनुपात से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इससे हम लिख सकते हैं, अगर इस r का मान यहाँ रखने पे T2 बराबर T1 r की पावर गामा -1। इसी प्रकार से 3 से 4 प्रोसेस में अगर हम देखें T3 बराबर T4 इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। अब क्योंकि V1 V4 के बराबर है, V2 V3 के बराबर है, तो हम V4/V3 भी R लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सूत्र आया T3 बराबर T4
आर की पावर गामा -1। अब इन मानों को हम इस पे हमारी जो इक्वेशन आई थी थर्मल एफिशिएंसी की, उसमें हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तापमानों का मान रखेंगे। तो यहाँ पे T4 - T1 कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला आएगा 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1। तो यह ऑटो चक्र की वायु मानक दक्षता है का सूत्र है। अब हम एक जो टर्म है, पैरामीटर है इंटरनल कंबशन इंजन्स में, वो देखते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो किसी भी चक्र के द्वारा जो प्रदत्त कार्य होता है उसको प्रसर्पित आयतन, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम अर्थात स्ट्रोक आयतन से भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसे ही हम माध्य प्रभावी दाब, मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं। तो फिर चित्र में दर्शाया गया है चक्र 1 2 3 4 एक ऑटो चक्र है जिसका कार्य डेल्टा डब्ल्यू उसमें प्रदर्शित रेखा छायन हैचिंग के द्वारा क्षेत्रफल के तुल्य होगा। यदि इसी क्षेत्रफल को एक ऐसे आयत के अंदर बदला जाए जिसका आधार V1- V2- हो तो V1 - V2 अर्थात स्ट्रोक आयतन V1- V2- के तुल्य होगा। अतः यदि माध्य प्रभावी दाब, जिसे कि हम PM से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे प्रदर्शित किया जाए तो मान इस प्रकार से लिख सकते हैं PM × V1 - V2- बराबर डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू V1- V2- डेल्टा डब्ल्यू अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इस प्रकार से ये जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है यह वह माध्य दाब है जिसके ऊपर इंजन का पूरा चक्र जो है वह कार्य कर सकता है। ये काल्पनिक दाब होता है। अब हम दूसरा चक्र देखते हैं जिसका नाम है डीजल चक्र या डीजल साइकिल। तो यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं ये डीजल चक्र PV और TS डायग्राम यहाँ पे दर्शाया गया है। इस चक्र की जन्मदाता एक जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ डीजल के नाम से इस चक्र का नाम पड़ा है। जिन्होंने ईंधन अंतःक्षेपित फ्यूल इंजेक्शन इंजन्स पर काफ़ी कार्य किया है। समस्त तेल इंजनों, जितने भी ऑयल इंजन्स हैं, की कार्यप्रणाली इसी चक्र पर कार्य करती है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 से 2 प्रक्रम रुद्धोष्म सम एंट्रोपी संपीड़न प्रक्रम है जिसका PV रिलेशन है PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट और इसमें हीट ट्रांसफर 0 होता है। 2 से 3 प्रोसेस स्थिर दाब प्रक्रम है, यह ऊष्मा स्थिर दाब पर इसमें प्रदान की जाती है। 3 से 4 रुद्धोष्म सम एंट्रोपी प्रसरण प्रक्रम है, इसका भी PV रिलेशन है PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट और इसमें हीट ट्रांसफर भी 0 होता है। 4 से 5 प्रोसेस स्थिर आयतन प्रक्रम है, इसमें ऊष्मा का परित्याग स्थिर आयतन पर होता है। इस चक्र में ऊष्मा प्रदान व परित्याग केवल प्रक्रम 2 से 3 और 4 से 1 में होता है। शेष दोनों रुद्धोष्म प्रक्रम होने के कारण ऊष्मांतरण नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं कि कितनी हीट सप्लाई हुई mCp T3 - T2, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो यहाँ पे हमने Cp मान रखा है स्पेसिफिक हीट का। इसी तरह से हीट रिजेक्ट हुई है 4 से 1 में, तो वो हम क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है mCv T4 - T1 लिख सकते हैं। अब चक्र से प्राप्त कार्य हम निकाल सकते हैं हीट ट्रांसफर माइनस हीट रिजेक्टेड, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड से। तो तापीय दक्षता हम लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो यहाँ पे हमने सूत्र ज्ञात करा। अगर सब मान हम यहाँ पे हीट के रखेंगे यहाँ पे तो टेम्परेचर की फॉर्म में हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। अब अगर हम कंप्रेशन रेशियो हम जानते हैं V1/V2 होता है, तो यहाँ पे एक और रेशियो हमने इंट्रोड्यूस कराया जिसे बोलते हैं कट ऑफ रेशियो, विच्छेदित अनुपात। इसे हम रो से डिनोट करेंगे और इसका मान होता है V3/V2। तो प्रसरण अनुपात एक्सपांशन रेशियो हमने यहाँ पे माना है V4/V3। तो क्योंकि V1 बराबर V4 है, क्योंकि सम आयतन प्रक्रम है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं V4/V3 बराबर V1/V3। तो हम लिख सकते हैं ये बराबर होगा V1 रो V2। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं
कि जो एक्सपांशन रेशियो है V4/V3 बराबर होता है कंप्रेशन रेशियो अपॉन कट ऑफ रेशियो। तो रुद्धोष्म प्रक्रम 1 से 2 से हम लिख सकते हैं ये P2 और टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसी तरह से 2 से 3 प्रक्रम के लिए भी हम रिलेशन लिखेंगे। तो हम T3 का मान T1 के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 3 से 4 प्रक्रम देखें तो उसमें ये रिलेशन होगा तापमान का, वो हम T4 का मान इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे T3 की जगह हमने T1 के फॉर्म में इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दी। तो हमारे पास आया T4 बराबर T1 रो की पावर गामा। अब यहाँ पे जो एयर स्टैंडर्ड थर्मल एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। जितने भी तापमान के रिलेशंस हमने अभी देखे हैं वो सब हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एफिशिएंसी बराबर 1 की पावर गामा आर की पावर गामा -1 ब्रैकेट में रो गामा -1 अपन रो -1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1/गामा को ब्रैकेट के अंदर ले लिया हमने। ये जो भाग है ये ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है। अगर ऑटो साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी में अगर हम ये फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये डीजल साइकिल की दक्षता का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो फैक्टर अगर ग्रेटर देन 1 है, अतः समान संपीड़न अनुपात के लिए डीजल चक्र की वायु मानक दक्षता ऑटो चक्र की वायु मानक दक्षता से कम हो जाती है। तो इसी कारण से थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाए रखने के लिए जो डीजल साइकिल होती है उसका कंप्रेशन रेशियो अधिक रखा जाता है डीजल इंजन्स का। अब तीसरी साइकिल हम देखते हैं, ये है ड्यूल साइकिल, इसको हम बोलते हैं द्वैत चक्र। तो वैसे तो जितने भी तेल इंजन होते हैं इसमें तेल ईंधन होते हैं उनमें दहन स्थिर दाब पर ही माना जाता है तेल इंजन में, परंतु आधुनिक तीव्र गति के जो तेल इंजन हैं उसमें ईंधन इंजेक्टर एवं दहन आंशिक तौर पर स्थिर आयतन व शेष स्थिर दाब पर माना जा सकता है। इसे इंजन इंडिकेटर जो एक मेजरिंग यूनिट होती है उसके द्वारा प्राप्त वास्तविक सूचक आरेख इससे काफ़ी मिलता हुआ होता है। अतः द्वैत चक्र जो होता है वास्तविकता के काफ़ी समीप होता है। इसे संयुक्त चक्र कंपोजिट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीवी और टीएस डायग्राम आप देख सकते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक सम एंट्रोपी संपीड़न प्रक्रम है। इसमें जो रिलेशन है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। इसमें ऊष्मांतरण 0 होता है। 2 से 3 स्थिर आयतन हीट सप्लाइड प्रोसेस है। इसमें हीट सप्लाई हो रही, हीट एडिशन प्रोसेस है। इसमें कुछ अंश स्थिर आयतन पर होता है हीट एडिशन। 3 से 4 जो है स्थिर दाब प्रक्रम है। ऊर्जा निवेश का शेष अंश स्थिर दाब पर होता है। प्रक्रम 4 से 5 रुद्धोष्म सम एंट्रोपी प्रसरण प्रक्रम है। इसमें ऊष्मांतरण 0 होता है और ये पीवी रिलेशन ये होता है। प्रक्रम 5 से 1 यह स्थिर आयतन ऊष्मा का परित्याग होता है। तो अगर हम कंप्रेशन रेशियो यहाँ पर रखें सेम R बराबर V/V2, विच्छेद अनुपात है V4/V3, दाब अनुपात हमने एक और यहाँ पे नया पद ऐड करा है दाब अनुपात P3/P2। डीजल चक्र में हम ज्ञात कर चुके हैं कि प्रसरण अनुपात बराबर होता है R/ρ, अतः स्थिर आयतन पर प्रदत्त ऊष्मा होगा ये। इसी प्रकार से स्थिर दाब पर प्रदत्त ऊष्मा और हीट रिजेक्शन 5 से 1। तो तापीय दक्षता हम इस तरह से लिख सकते हैं हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। तो यहाँ पे m जो है और Cp और Cv को हटा के हमने ये फॉर्मूला फॉर्म ये आया है। सभी तापमानों को T1 के रूप में परिवर्तित अगर हम कर दें तो ये आएगा T2 का T1 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। T3 को भी T2 के फॉर्म में T1 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। T3 को T1 के फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे। T4 को भी T1 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं अभी, और T5 को भी हम T1 के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो इन सभी को ही हम इस इक्वेशन में जो हमने बनाई थी थर्मल इक्वेशन, उसमें थर्मल एफिशिएंसी की इक्वेशन उसमें हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब T1 जो है वो कांस्टेंट लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ ये। तो आप इसमें देख सकते हैं ये तो ऑटो चक्र का सूत्र है थर्मल एफिशिएंसी का, इसके साथ में ये फैक्टर हमने मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ड्यूल साइकिल का चक्र की एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। यह चक्र अधिक सामान्य होने के कारण यदि आवश्यक शर्तें लगा दी जाएं तो दक्षता के उपरोक्त सूत्र को ऑटो चक्र व डीजल चक्र की दक्षताओं में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः ऑटो चक्र के लिए हम लिख सकते हैं V4 बराबर V3 मतलब रो बराबर 1। तो थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन R की पावर गामा -1। ये ऑटो चक्र की दक्षता है। इसी प्रकार से अगर अल्फ़ा जो प्रेशर रेशियो उसका मान 1 कर दें तो हमारे पास ये डीजल चक्र की दक्षता का फॉर्मूला आ जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समान संपीड़न अनुपात के लिए ऑटो चक्र की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी सबसे अधिक होती है, उसके बाद में ड्यूल साइकिल की होती है, उसके बाद में डीजल चक्र की थर्मल एफिशिएंसी होती है। तो इसलिए डीजल जो इंजन्स होते हैं उनका कंप्रेशन रेशियो हमेशा अधिक रखा जाता है।